आज हम बात करेंगे कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर क्यों होता है, वो कौन सी ख़वातीन होती हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है और ब्लड प्रेशर होने की वजह से माँ या बच्चे को क्या नुकसानात होते हैं, और अगर ये बीमारी हमल के दौरान होती है तो इसको कैसे मैनेज किया जाए और इसके अंदर क्या हमने हिफाज़ती तदाबीर करनी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट। पिछले 16 सालों से इस शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होता है और वो उसकी क्या वजूहात होती हैं और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कब हम देखते होते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई है। जब किसी भी फ़ीमेल जो कि प्रेग्नेंट होती है उसका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 140 मिलीग्राम mm/Hg हो, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 90 से लेकर 100 तक हो, और मुसलसल वो 3 से 4 दिन अपना बीपी चेक कर रही हैं, दिन में 2 से 3 दफ़ा, और बीपी मुसलसल हाई आ रहा है, तो हम कहते हैं कि आपको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हो गया है। जो हमल के दौरान ब्लड प्रेशर होता है ये 2 तरह का होता है। कुछ लोग पहले से हाइपरटेंसिव होते हैं और वो या उनको पता नहीं होता कि वो उनको हाइपरटेंशन है और साथ उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, और उनको जब हमल हो जाता है तो उनको और वो चेक करवाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। इसे हम कहते हैं कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ये जो हाइपरटेंशन होता है ये हमल के स्टार्ट से ही शुरू हो जाता है। और जो दूसरी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या PIH, ये इसमें आम तौर पर शुरू के जो 20 हफ़्ते होते हैं उसमें पेशेंट जो होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, लेकिन 20 हफ़्तों के बाद उसका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो लिमिट होती है कि उसका जो मुसलसल ब्लड प्रेशर 140/90 या 140/100 आ रहा होता है, इसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर आखिर क्यों ज़्यादा होता है, इसकी क्या वजूहात है। इसकी जो मेन कल्प्रिट है या मेन वजह है वो उसका प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा माँ और बच्चे के अंदर कनेक्शन होता है जिससे जो बच्चा होता है माँ से सारी खुराक लेता है, ऑक्सीजन लेता है, या ब्लड कम्युनिकेशन होता है जो ब्लड के ज़रिए सारी खुराक बच्चे को पहुँच रही होती है। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम होता है उनमें ये होता है कि प्लेसेंटा के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं, जो उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं वो प्रॉपर तरीके से बनती नहीं हैं, या ब्लड वेसल्स के अंदर जो कुछ एंडोथेलियल डैमेज आ जाती हैं जिसकी वजह से कुछ फ्री साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, केमिकल रिलीज़ होते हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज़ होते हैं, कुछ कोगुलेटिव फैक्टर रिलीज़ होते हैं जो कि माँ की सर्कुलेशन में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ पर अपने डैमेजिंग इफ़ेक्ट उसकी माँ के हर ऑर्गन पे डालते हैं। और इसी तरह से इस डैमेजिंग इफ़ेक्ट की वजह से जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो प्लेसेंटा के अंदर होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ पर भी बहुत बुरे असरात होते हैं। अब अगला सवाल है कि वो कौन सी ख़वातीन हैं जिनको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। इसमें हम बात करें जो वो फ़ीमेल्स जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है और उनको वो पहली प्रेगनेंसी होती है, उनमें 15 टाइम मोर रिस्क होता है कि उनको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हो जाएगा। या वो फीमेल जिनको प्रेगनेंसी पहली दफ़ा हुई है लेकिन उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, उनको भी ये ब्लड प्रेशर होने का रिस्क होता है। और अगर आपको पहले हिस्ट्री है कि पहली हिस्ट्री में उसको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उनको भी 10 to 15 टाइम रिस्क मोर होता है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी उनको यही प्रॉब्लम होगी। या फैमिली हिस्ट्री है कि मदर में हिस्ट्री है, सिस्टर में हिस्ट्री है कि हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो उनमें भी 8 टाइम रिस्क होता है कि उनको हमल के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनको ट्विन प्रेगनेंसी होती है, मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है, उनके अंदर भी प्लेसेंटा क्योंकि इनके अंदर प्लेसेंटा 2 बच्चे होने की वजह से उसका प्लेसेंटा का साइज़ बड़ा होता है, इसी वजह से उनमें भी ब्लड प्रेशर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जिनको मोलर प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि मोलर प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो भी ये भी एक प्लेसेंटल पैथोलॉजी होती है, उनमें भी हमल के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा
वो फीमेल्स जिनको पहले से शुगर है या कोई किडनी डिजीज़ है या कशिंग सिंड्रोम है या थायराइड की डिज़ीज़ है, उन लोगों को भी हमल के दौरान ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसके अलावा वो फीमेल्स जो जिनका BMI मोर देन 30 होता है, उनको भी हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होने का रिस्क होता है। अब ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से अगला सवाल होता है कि आखिर माँ को क्या नुकसानात होते हैं। जितने भी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ये एक प्लेसेंटल पैथोलॉजी होती है जिसकी वजह से बहुत से फ्री रेडिकल्स, केमिकल्स, साइटोकाइन माँ के सर्कुलेशन में प्लेसेंटा से दाखिल हो जाते हैं और ये माँ के जिस्म में बहुत सारे डैमेज करते हैं। ब्रेन्स में जाकर उनके ब्रेन के एंडोथेलियल डैमेज करते हैं, उसकी सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। यही वजह है कि हमल के दौरान झटके पड़ने की भी हिस्ट्री होती है। उसके अलावा ये किडनीज़ को डैमेज करते हैं। किडनीज़ को डैमेज करने के बाद जो उसका यूरिक एसिड होता है उसकी क्लियरेंस कम हो जाती है। यही वजह है कि सबसे पहले उसका यूरिक एसिड भरना शुरू हो जाता है। जब यूरिक एसिड भरता है तो जिस्म के अंदर और मज़ीद उसकी जो किडनी के अंदर उसकी ट्यूब्यूल्स का डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो जिस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि किडनीज़ वापस अब्ज़ॉर्ब करती हैं, उनकी अब्ज़ॉर्प्शन ख़त्म हो जाती है और वो प्रोटीन्स पेशाब के ज़रिए निकलना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा क्या होता है कि उसकी अगर ये यहाँ कंडीशन यहाँ पे ना रुके या यहाँ पे ना ट्रीट करो तो फर्दर किडनीज़ पे उसके इफ़ेक्ट आते हैं। किडनीज़ की फर्दर जो फंक्शनल कैपेसिटी थी वो कम हो जाती है और उसका यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ना शुरू हो जाता है। लीवर को डैमेज करता है जिसकी वजह से पेशेंट को जॉन्डिस हो जाता है। उसको नाक से या मुँह से या बाज़ स्टमक में ब्लीडिंग होने का ख़तरा होता है। उसको वॉमिटिंग होती है या वॉमिटिंग वाली फीलिंग होती है या वॉमिटिंग ऐसी होती है जो किसी भी मेडिकेशन से ठीक नहीं होती। पेशेंट को परसिस्टेंट पेन होना शुरू होती है जो उसकी जिगर वाली साइड होती है। और इसके अलावा उसके हार्ट पे उसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स आते हैं और प्रोटीन्स की जो कि बॉडी से जब रिलीज़ होती हैं तो जिस्म में प्रोटीन कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ने की वजह से जिस्म में अडीमा शुरू हो जाता है, हाथ पाँव सूजना शुरू हो जाते हैं, लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है जिसे हम पल्मोनरी अडीमा कहते हैं, जिसकी वजह से उसको सांस के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उसके कोगुलेशन फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सारे जो इतने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं ये माँ के अंदर आते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं कि ऐसी प्रेगनेंसी जो ब्लड प्रेशर के साथ होती है उसको रिस्क होता है कि वो मिसकैरेज के चांस हो जाते हैं, रिस्क कि बच्चा ज़ाया हो जाएगा। या इसके अलावा हमल के दौरान ब्लीडिंग के स्टार्ट होने का ख़तरा होता है क्योंकि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो प्लेसेंटा फटने की वजह से, जिसे हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है और जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में बच्चा भी डैमेज होता है और माँ को भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज़ाहिर बात है क्योंकि बच्चे को वो प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही जो जानी चाहिए माँ से बच्चे की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। जो बच्चे ने एक नॉर्मल वेट गेन करना होता है 32-34 वीक पे, वो नॉर्मल वेट गेन नहीं करता। मतलब प्रेगनेंसी तो 8 या 9 मंथ की होती है चलो, लेकिन बच्चे को देखें तो वो 6 मंथ या 5-6 मंथ की प्रेगनेंसी होती है। इतना ज़्यादा बच्चे का पानी कम हो जाता है। ग्रोथ की कमी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की डेथ भी हो जाती है और बाज़ औक़ात यही वजह है कि जब प्री टर्म का रिस्क बढ़ जाता है, सिजेरियन रेट बढ़ जाता है, ये सारे रिस्क फैक्टर, ये सारी कॉम्प्लिकेशन ब्लड प्रेशर की वजह से माँ या बच्चे को फेस करना पड़ती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो हो गई हैं, अब हम इसको मैनेज कैसे करें। अगर इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट डिपेंड करती है कि आपको ब्लड प्रेशर है कितना। हम इसको ब्लड प्रेशर की बुनियाद पर माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले माइल्ड, अगर ब्लड प्रेशर उसका 140-90 तक है और इससे ऊपर नहीं जा रहा तो ये माइल्ड फॉर्म होती है। अगर उसका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से 160 के दरमियान है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर उसका 90 से 110 तक है तो ये मॉडरेट मत है। इससे अगर ब्लड प्रेशर ऊपर वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा है और सिस्टोलिक 160 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक 110 से ज़्यादा है तो ये सीवियर फॉर्म में आती है। और इसके अलावा हम चेक ये करते हैं कि क्या उसकी जो यूरिन है उसमें प्रोटीन्स आ रही हैं। अगर तो उसकी यूरिन में प्रोटीन नहीं आ रही तो वो सिंपल प्लेन उसके सिर्फ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, इसके अलावा उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसके पेशाब में प्रोटीन आना शुरू हो गई है तो इसको हम उसकी दूसरी फेज़ कहते हैं, जैसे हम कहते हैं प्री एक्लैम्शिया, ये उसमें चला जाता है। इसमें अगर ब्लड प्रेशर कम भी हो लेकिन हमने उसको, ऐसे पेशेंट को बहुत विजिलेंटली मॉनिटर करना होता है। लेकिन अगर उसको ब्लड प्रेशर के साथ उसको और भी सिम्टम शुरू हो गए हैं, जैसे पल्मोनरी एडिमा है, सांस की प्रॉब्लम है, हाथ पाँव में सोजिश हो रही है
या उसको नज़र का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या बाज़ उसको झटके भी लगते हैं, तो इसकी थर्ड फेज़ आ जाती है जिसे हम एक्लेम्शिया कहते हैं। जो मॉडरेट माइल्ड फेज़ होती है जिसमें पेशेंट को सिर्फ ब्लड प्रेशर होता है, इसके अलावा कोई प्रोटीन यूरिया नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिस्टेमिक डिसऑर्डर नहीं, ऐसे पेशेंट को हम आउटडोर बेसिस पे या घर पर मैनेज करने को कहा जाता है। इन पेशेंट्स को कहा जाता है कि हर 2 हफ्ते के बाद आपने अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक कराना है और डेली घर में दिन में 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक कराने हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा पेशाब का टेस्ट कराना होता है, ये देखने के लिए कहीं प्रोटीन यूरिया तो नहीं आ रहा, मतलब पेशाब में प्रोटीन आना तो शुरू नहीं होगी। और हफ्ते में 2 दफ़ा बच्चे की CTG होती है। CTG बच्चे की एक तरह की ECG होती है जिससे हम बच्चे की हार्ट रेट को मॉनिटर करते हैं और ग्रोथ स्कैन उसका 2 वीकली मतलब हर 2 हफ्ते बाद उसका अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर मॉडरेट में आता है या सीवियर में आता है तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि उसको हम हॉस्पिटल में एडमिशन कर देते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन के 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो पेशेंट रेस्ट में चला जाता है, दूसरा क्लोज़ मॉनिटरिंग होती है, कोई भी बाजू या कोई भी कॉम्प्लिकेशन उसको हम वक्त से पहले डिटेक्ट कर लेते हैं ताकि बच्चे या माँ दोनों की हम सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और ठीक रहता है। इसके अलावा कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ज़रूर करनी चाहिए होती हैं। लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन में क्या होता है कि हमने अपनी डाइट को मॉडिफ़ाई करना होता है कि हमने सबसे पहली बात कि हमने क्या चीज़ें खानी हैं और क्या चीज़ें नहीं खानी। अगर हमल के दौरान ब्लड प्रेशर हो गया है या आप उन रिस्क फैक्टर्स में आते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर होने की शिकायत है, अब हम कहते हैं इसको मैनेज करना है। कैसे करना है? मैनेजमेंट में ये होता है कि हमने क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी। सबसे पहले है कि हमने अगर ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या आपको ब्लड प्रेशर होने के रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं, तो आपने क्या चीज़ें हमल के दौरान नहीं लेनी। जितनी भी चीज़ी फूड्स होती हैं, साल्टी फूड्स होती हैं, फ़ास्ट फूड होती है, प्रोसेस्ड फूड होती है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, शामा, इसके अलावा आप स्पाइसी तली हुई अशिया होती हैं, वो आपने अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी। और इसके अब क्या चीज़ खानी चाहिए? सबसे पहले खाने में देखा जाए तो जो स्वीट पोटैटो होता है, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम होती है, पोटाशियम होती है, फाइबर होती है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हमारे पर हेल्पफुल साबित होती है। इसके अलावा जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं और इसके अलावा बनाना, एप्पल और नाशपाती, अखरोट, ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने में बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। बाज़ लोगों का ये मिथ होता है कि हमने हमल हो गया है या ब्लड प्रेशर हो गया तो हमने अंडे का इस्तेमाल नहीं करना, अंडा गर्म होता है। नहीं, अंडा एक अच्छी प्रोटीन डाइट होती है। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो अंडे को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें क्योंकि एक तो क्योंकि प्रोटीन यूरिया होने की वजह से या आपकी प्रोटीन लॉस हो रही होती हैं, ये उसको रिप्लेस करता है, जिसकी वजह से जो टिश्यू एडिमा होता है, हाथ पाँव की जो सोजिश होती है, वो बहुत कम से कम होती है। इसके अलावा लाइट वेट एक्सरसाइज और वॉक ज़रूर करें क्योंकि ये जो वॉक होती है ये भी आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल साबित होती है। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं और अकॉर्डिंगली जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करे वो मेडिसिन का बिल्कुल भी नागा नहीं करें, बाकायदगी से लें ताकि जो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे और जो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं जो जितने मैंने आपको पहले भी हैं वो कम से कम आप माँ को या बच्चे को डैमेज करें। और जो जिन फीमेल्स को ब्लड प्रेशर सिर्फ हमल के दौरान होता है उनका ब्लड प्रेशर डिलीवरी के बाद नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनको एटलीस्ट फर्स्ट 4 वीक के लिए क्लोज विजिलेंट मॉनिटरिंग पर रखा जाता है, बीपी चेक किया जाता है क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होते हैं बाज़ को प्रेगनेंसी में तो ठीक रहते हैं लेकिन उनकी जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं या जिनकी जो ख़तरात होते हैं हमें शुरू के जो फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टमार्टम होते हैं उसमें मिलते हैं। इसलिए इन पेशेंट्स को एटलीस्ट फर्स्ट 4 वीक आफ्टर डिलीवरी ज़रूर क्लोजली मॉनिटर करें। उनका ऐसे पेशेंट का क्लोज मॉनिटर करें या फिर डॉक्टर को चेक कराते रहें ताकि उनका बीपी मेंटेन रहे। इसके अलावा जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिनको पहले से ब्लड प्रेशर होता है उनको वापस उनकी मेडिसिन जो प्री मेडिकेशन वो पहले ले रहे थे उन्हीं पर लाया जाता है। अगर आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर आपसे बात करूं या इसी टॉपिक में आपके और क्वेश्चन मुझसे करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।